वेलकम स्टूडेंट्स। चयन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के एक टॉपिक जिसका नाम कंप्यूटर का उपयोग है, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने कंप्यूटर के उपयोग का पार्ट 1 यानी कि भाग 1 देखा था, जहां पर हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे और कंप्यूटर का विकास कहाँ से हुआ, उसके बारे में मेन जो क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस के बारे में हमने देखा। और हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ा, जैसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में प्रोसेसर। तो इसी प्रकार की जानकारियाँ हमने पिछले वीडियो में देखी। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो कंप्यूटर के उपयोग के पार्ट 2 में सबसे पहले तो हम देखेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में कि कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या अगर पर्पस या उद्देश्य के अनुसार देखें तो जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और अगर साइज़ की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि भारत में कौन कौन से मुख्य सुपर कंप्यूटर्स हैं या फिर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। इसी के साथ एग्ज़ाम के उद्देश्य से अगर हम देखें तो कौन कौन से कंप्यूटर्स की जानकारी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो ये जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ये चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से है। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें कि कंप्यूटर सब्जेक्ट के और भी टॉपिक्स आपको मिल जाएं, जैसे कि मल्टीमीडिया, इंटरनेट, नेटवर्क, कंप्यूटर के और प्रमुख भाग, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, भूगोल, इतिहास और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चयन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर इसे देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल का आइकन भी दबा सकते हैं। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए या आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल चाहिए, आप इसके PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड करना चाहें या आप ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से चयन ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम हम देख लें कि हमारे टॉपिक का नाम, तो हमारे टॉपिक का नाम है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसका पार्ट 2 है ये। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। देखिए हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, उनको मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझा भी दूं, लेकिन एग्ज़ाम के उद्देश्य से अगर हम देखें, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या आ सकती है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद भी उनको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही समझाने वाला हूँ कि क्वेश्चन और आंसर कैसे बनेगा। साथ में उसका डिटेल भी मैं आपको जितना संभव हो सकेगा डिटेल भी हम उसका देखते जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको इसका फॉर्मेट पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट कैसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के बारे में। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे लेकिन क्वेश्चन से पहले उस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर जो है वो टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर को बांटने के कई अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको उस टॉपिक को समझना होगा। अगर आप उस टॉपिक को ध्यान से और अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बीच से बनने वाले क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं उस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिए और फिर मैं आपको उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी बताऊंगा कि उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो कंप्यूटर को कई अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है और बांटने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे कार्य प्रणाली या मैकेनिज्म की बात की जाए तो हम एक कंप्यूटर बोल सकते हैं सबसे पहले
कि पहला कंप्यूटर का प्रकार हो जाता है एनालॉग कंप्यूटर। अब यहाँ पर बात आती है कि ये एनालॉग क्या है, तो मैं बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। भले ही मैं कंप्यूटर का एग्जाम्पल ना लूँ, लेकिन आपके समझ में आने लायक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जिससे आपको बहुत साधारण तरीके से समझ में आएगा और आपको उसका आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, एनालॉग कंप्यूटर का मतलब क्या है। अब एनालॉग को आप समझ लीजिए कि एक एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, एनालॉग क्लॉक मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में जो घड़ियां होती हैं, कौन सी घड़ी, दीवार पे जो घड़ी लगी होती है, कांटे वाली घड़ी भी जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो घड़ी होती है उसको हम बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। ठीक है, अब उस क्लॉक को अगर आप देखते हैं तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन नहीं होता है। देखिए, उसमें क्या होता है, घड़ी का कांटा घूमता है, जैसे कि मान लीजिए एक कांटा 3 पर आता है, एक कांटा 12 पर आता है, तो वहां पर हमको कैलकुलेशन करके बताना होता है कि घड़ी में कितना बज रहा है, तो घड़ी में 3 बज रहा है, क्योंकि छोटा कांटा अगर 3 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है तो हम क्या बोलेंगे कि उस घड़ी में 3 बज रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस नहीं है, मतलब डिजिटल कैलकुलेशन नहीं है। हमको उस कांटा वहां पर आ गया, हमको तय करना पड़ा कि भाई 3 पर छोटा कांटा है, 12 पर बड़ा कांटा है, तो उस घड़ी में समय कितना हो रहा है, 3 बज रहा है, ये हम कैलकुलेट करके बताए। उसने सिर्फ एक मेजरमेंट किया, बता दिया कि इतने इतने पर कांटा है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जो किसी चीज को नापने का कार्य करते हैं, यानी कि मेजरमेंट। चलिए मैं एक साधारण एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपने थर्मामीटर देखा होगा, तो अगर मैं आपको थर्मामीटर की बात करता हूँ कि भाई एक थर्मामीटर हमारे पास है, ठीक है, भले ये कंप्यूटर का एग्जाम्पल से थोड़ा अलग हो जाए, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक थर्मामीटर है। अब मैं पुराने थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ, आजकल थर्मामीटर भी डिजिटल आने लगे हैं, तो ये एक पुराना थर्मामीटर है। ठीक है, अब ये पारे वाला थर्मामीटर है, आपने ये देखा होगा। तो इस थर्मामीटर में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज का टेम्परेचर नापता है तो पारा किसी एक निश्चित नंबर तक आगे बढ़ता है। अब वो व्यक्ति उस नंबर तक पारे को देखता है और वो खुद एक अंदाजा लगाता है कि भाई अगर 97, 98 जहां तक भी पारा जा रहा है तो उतना उस चीज का टेम्परेचर है। मतलब पारे के माध्यम से हमने थर्मामीटर में क्या देखा, उसने सिर्फ पारे को वहां तक ले गया, हमने कैलकुलेट करके बताया कि हाँ भाई इसमें जो है 97 पर है तो टेम्परेचर 97 है, 98 पर है तो टेम्परेचर 98 है। ठीक है, या जो भी हो। तो इस तरीके से ये एक क्या हो गया, एनालॉग मशीन हो गई। डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर केवल डिजिटल कैलकुलेशन होता है। इसका भी एक साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के बताता हूँ। इसमें मेजरमेंट नहीं होगा, मतलब चीजों को नापा नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कैलकुलेशन का काम करेगा। जैसे कि आप एक कैलकुलेटर को ले लीजिए। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो उस कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर में अब आपने क्या किया, 2 + 3 आपने प्रेस किया, आंसर आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ पर आपने ऐसा तो नहीं है कि आप कैलकुलेटर के ऊपर 2 किलो सामान रख दिए, फिर उसके बाद आपने 3 किलो सामान रख दिया तो वो 5 किलो बन गया। नापने का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, केवल और केवल क्या हुआ, कैलकुलेशन हुआ। 2 और प्लस और 3 किया आपने तो आंसर क्या आ गया, उसका 5 आ गया। तो एक प्रकार से कैलकुलेटर को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, डिजिटल। तो ये पूरी तरीके से डिजिटल है, इसमें कहीं पर भी मेजरमेंट यानी कि चीजों को नापने का कार्य नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं डिजिटल के रूप में। ठीक है, डिजिट्स, सिर्फ डिजिट्स पे काम हो रहा है। अगर हम लोग तीसरे की बात करें जो कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो हाइब्रिड का मतलब, हाइब्रिड एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, हमने बहुत पहले भी इस चीज के बारे में सुना हुआ है, आप सबने सुना होगा कि हाइब्रिड किसको बोलते हैं, तो जब कोई 2 या 2 से अधिक चीजें मिल करके एक नई चीज बन जाती है, जिसमें उन दोनों या जितनी भी चीजों को मिलाया गया है सबके फंक्शंस हो, सबके गुण हो, तो उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पर एनालॉग क्या काम कर रहा है, तो वो मेजरमेंट नापने का काम कर रहा है। डिजिटल क्या कर रहा है, तो वो चीजों को केवल और केवल कैलकुलेशन कर रहा है। अगर कोई ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें उन दोनों के गुण होते हैं, मतलब वो एनालॉग की तरह नाप भी रहा है और डिजिटल की तरह क्या कर रहा है, वो कैलकुलेशन भी कर रहा है, तो वो हो जाता है फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऐसा कंप्यूटर जो किसी चीज को नाप सकता है और नापने के साथ साथ क्या कर सकता है, उसको कैलकुलेट करके हमको
उपयोग में ला सकता है हमारे, जिससे हम उसका यूज़ कर सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है। चलिए इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो दूसरा हम इसको और बांट सकते हैं पर्पस के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि कंप्यूटर जो कार्य करता है, यानी कि मैकेनिज्म जो उसका है, उसके आधार पर कंप्यूटर के पार्ट कितने हो गए, एक एनालॉग, एक डिजिटल और एक हाइब्रिड, और ये उसके उद्देश्य के आधार पर है। अब उद्देश्य के आधार पर मतलब क्या, तो देखिए भाई, उद्देश्य हम ऐसा बोलेंगे कि जब कंप्यूटर चल रहा है तो उस कंप्यूटर को चलते समय उसमें क्या होगा, उसमें जो है कोई भी कंप्यूटर जब यूज किया जाता है तो वो दो तरीके से यूज होता है। या तो वो ऐसा कंप्यूटर होगा जो हर जगह यूज हो जाए, लगभग सभी जगहों पर, आप उसको अपने घर में भी यूज कर लें, आप उसको अपने ऑफिस में भी यूज कर लें, आप उसको एजुकेशन सेक्टर में भी स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए यूज कर लें, या आप उसको किसी दूसरे काम में भी, हॉस्पिटल में या और भी कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो होंगे जो जनरल चीजों में यूज हो रहे हैं, तो उनको हम बोल देते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो ऐसे सभी कंप्यूटर जो कई जगह पर एक साथ यूज हो सकते हैं, जिनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, जनरल पर्पस के, मतलब साधारण उद्देश्य के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो सब जगह यूज नहीं किए जा सकते। जैसे कि अगर हम मौसम विभाग की जानकारी का पता लगा रहे हैं किसी कंप्यूटर से, या हम कोई बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, तो ये विशेष प्रकार के कंप्यूटर है जिनको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को दो भाग में बांट सकते हैं, एक हो जाता है जनरल पर्पस और एक हो जाता है स्पेशल पर्पस। अब अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर में आकार के आधार पर, तो आकार या साइज के आधार पर अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर छोटे या बड़े आकार के हिसाब से भी हम उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो आकार के आधार पर पहला कंप्यूटर जो रखा जाता है वो रखा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखें तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर से ही कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रो यानी कि छोटा। तो अगर हम अपने घरों में कुछ कंप्यूटर्स यूज करते हैं या ऑफिसेस में यूज करते हैं या फिर और भी कई जगह एजुकेशन सेक्टर में हम देखते हैं, तो वहां पर हमको बहुत सारे कंप्यूटर्स मिल जाते हैं जो जनरली माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ लेते हैं कि एक हम कुछ कंप्यूटर्स के मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, ठीक है, पाम टॉप हो गया, PDA हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और अच्छे समझने के लिए देखिए, जैसे कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप ही क्यों कहा जाता है, चलिए इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब डेस्कटॉप आपने सुना ही होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लोग बोलते हैं मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। जनरली ऐसा कंप्यूटर जिसमें CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब अलग अलग होता है, तो ऐसे कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि जनरली इस कंप्यूटर को हम लोग, ये इतना बड़े आकार का होता है, बड़ा मतलब जैसे मॉनिटर, CPU, माउस सब अलग अलग हैं, तो इसको डेस्क पे रखकर ही जनरली चलाया जाता है। आपने अगर किसी कंप्यूटर एजुकेशन सेक्टर में देखा हो, या फिर आप घर में रखते हो कंप्यूटर, या ऑफिस में आपके हो, तो वहां पर आपको जनरली ऐसे ही कंप्यूटर दिखेंगे। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, क्योंकि इनको डेस्क पे रख के चलाया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, इसको जमीन पे रख के भी चला सकते हैं, सोफे पे रख के भी चला सकते हैं, बिस्तर पे भी रख के चला सकते हैं, लेकिन जनरली इसको डेस्क पे रखा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये एक माइक्रो कंप्यूटर की रेंज में आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है, ये एक छोटे आकार का कंप्यूटर है। आसानी से इस कंप्यूटर को अगर चाहें तो एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा भी सकते हैं। हालांकि उतना सरल नहीं है, क्योंकि इसके सभी पार्ट्स अलग अलग हैं, मॉनिटर्स, माउस, कीबोर्ड, CPU, फिर भी इसको ले जाया जा सकता है। इसी की जगह अगर हम बात करें तो एक लैपटॉप हो जाता है। अब देखिए लैपटॉप इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये लैप के टॉप पर होता है, तो इसका नाम लैपटॉप पड़ गया है, ठीक है। और लैपटॉप भी छोटे आकार का कंप्यूटर है, इसको हम लोग पोर्टेबल भी बोल सकते हैं। अच्छा, आपको कई जगह एक सुनने में आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल यानी कि उसको आसानी से उठा करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना उतना सरल नहीं है। आप CPU उठाएंगे, मॉनिटर उठाएंगे, कीबोर्ड, माउस, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी।
जबकि लैपटॉप क्या है, पोर्टेबल है, क्योंकि उसको आसानी से बैग में रख करके या हाथ में रख करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पोर्टेबल क्या होता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए जो आसानी से एक जगह पर से दूसरी जगह ले जाया जा सके। आपका मोबाइल फ़ोन भी एक पोर्टेबल डिवाइस है। इसी की तरह अगर हम बात करें तो टैबलेट की बात कर सकते हैं, या पीडीए जिसको हम बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फोन्स भी जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की रेंज पर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, एक और कंप्यूटर आता है, आपको ये देखने में लैपटॉप जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है, ये जो है इसको क्रोम बुक बोलते हैं। क्रोम बुक एक्चुअल में क्या है, इसमें क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि भाई सर ये क्या बता रहे हैं, क्रोम तो जो होता है वो हमारा गूगल क्रोम होता है ब्राउज़र, ये क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है, गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और क्रोम जो है, देखिए गूगल क्रोम जो है वो एक्चुअल में क्या है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, और गूगल का ही एक क्रोम आता है, वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है और गूगल का क्रोम आता है, वो क्या है, क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लैपटॉप ही जैसे डिवाइस में डाल के बनाया गया है, उसको हम लोग क्रोम बुक बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या है तो ये लैपटॉप जैसा ही, लेकिन इसको हम लोग क्रोम बुक बोलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप इसको, कि क्रोम बुक क्या है। तो क्रोम बुक एक कंप्यूटर है, और किस प्रकार का कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, जिसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, तो मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर को ऑफिस में यूज किया जाता है, लेकिन जहां पर ऑफिस में बहुत अधिक संख्या में कंप्यूटर लगाना होता है, तो वहां पर माइक्रो कंप्यूटर के स्थान पर बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस में या उनकी ब्रांचेस में मिनी कंप्यूटर का भी यूज किया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें वर्क स्टेशन की, तो वर्क स्टेशन क्या होता है, तो देखिए वर्क स्टेशन, वैसे तो वर्क स्टेशन जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर की तुलना करें अगर इससे, तो इसका जो मेमोरी होती है, या जो इसकी स्पीड होती है, या जो प्रोसेसर की हम बात करें, तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसकी कैपेसिटी भी अधिक होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है वो काफ़ी हद तक अधिक तेज़ी से और अधिक स्टोरेज के साथ में और अधिक मेमोरी के साथ में काम कर सकता है। हालांकि आजकल माइक्रो कंप्यूटर को ही इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है कि वो बहुत हद तक वर्क स्टेशन की जगह ले सकता है। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें इसके जो एडवांस होते हैं, सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये मेन फ्रेम क्या है, तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे कनेक्ट करके आप दूसरे कंप्यूटर्स को भी चला सकते हैं, और मेन इसका यूज़ इसीलिए होता है क्योंकि इनको काफ़ी समय तक बिना बंद किए चालू रखा जा सकता है। मतलब अगर किसी ऐसी जगह पर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं जहां पर कि बहुत अधिक समय तक उसको ऑन करके रखना है और कंप्यूटर को बार बार बंद करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो ऐसी जगह पर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सभी लोगों ने सुना होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक बहुत ही बड़े आकार का कंप्यूटर होता है, जिसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे सीपीयू होते हैं, ऐसा हम समझने के लिए कह सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारी प्रोसेस एक बार में कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ में चला सकता है। मेन इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो जैसे कि अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यक्ति है, या जनरली कोई पर्सनल यूज़ में तो इसको लेता नहीं है, जैसे कि कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी, ठीक है, स्पेस रिसर्च में, या फिर मौसम विज्ञान की जानकारी, ग्रहों की जानकारी, तो इन सब चीज़ों में, या जहां पर बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी करने होते हैं, ऐसी जगहों पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि अभी की अगर हम बात करें तो 2019 या 2020 तक जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है विश्व का, वो है अमेरिका का समिट नाम का है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, और IBM कंपनी ने इसको बनाया है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान की स्थिति में प्रत्युष है। ठीक है, आगे मैंने इसके क्वेश्चंस डाले हैं जो हम लोग देखने वाले हैं।
तो चलिए सबसे पहले अब हम लोगों ने टाइप्स देख लिया। हमने ये देखा कि अगर कार्य प्रणाली देखी जाए, मैकेनिज्म देखा जाए तो एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस की बात करें अगर उद्देश्य की तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और अगर हम बात करें कंप्यूटर के आकार की तो माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर हम वर्क स्टेशन ले सकते हैं, हम मेन फ्रेम कंप्यूटर ले सकते हैं, सुपर कंप्यूटर ले सकते हैं। अब इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ ही हम और भी कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होगा वो भी देखने वाले हैं। चलिए तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आता है, ऐसे कंप्यूटर जिन्हें बंद किए बिना अधिक समय तक ऑन रखा जा सकता है। तो अगर इसके ऑप्शन में आपको दिया जाता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या वर्क स्टेशन, तो इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम ऐसा कंप्यूटर है जिसमें प्रोसेसिंग भी काफ़ी अधिक होती है और साथ में इसमें एक साथ कई कंप्यूटर्स को जोड़ करके भी चलाया जा सकता है और इसे बहुत समय तक यानी कि काफ़ी समय तक ऑन करके रखा जा सकता है बिना ऑफ किए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमॉन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ सुपर कंप्यूटर क्यों लिया गया है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें काफ़ी सारी प्रोसेसिंग एक साथ की जा सकती है। जैसे एक साधारण अगर भाषा में हम समझना चाहें तो हमारे पास एक नॉर्मली डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक CPU है, उसको हम एक बार में यूज़ कर रहे हैं। जबकि सुपर कंप्यूटर में ऐसा होता है कि एक साथ काफ़ी सारे CPU को यूज़ किया जा सकता है और सबकी प्रोसेसिंग एक साथ हम लोग उसमें चला सकते हैं। तो इसका जनरली जो यूज़ होता है वो रिसर्च के कामों में या जहाँ बहुत अधिक कैलकुलेशन करना होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसीलिए इसकी स्पीड को यानी कि गति को फ्लॉप्स में नापा जाता है और ये फ्लॉप्स जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लैपटॉप का कौन सा कंप्यूटर है। तो हमने पहले ही देखा है, डेस्कटॉप की बात करें या लैपटॉप बोलें या फिर हम लोग बोलें PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पाम टॉप मतलब जो हथेली पर रख के हम चला सकते हैं जैसे हमारा टैबलेट, तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर की रेंज में आते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो वो एक माइक्रो कंप्यूटर है। अगर पूछता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो वहाँ पर आप बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोम बुक में से कौन सा एक कंप्यूटर नहीं है। स्टूडेंट में सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में पढ़िए, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं कहीं पर भी या किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक दिक्कत हो सकती है और शायद ये प्रॉब्लम आपके सामने आती ही होगी कि कई बार बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, सही आंसर उनको पता भी है, टिक लगा देते हैं, लेकिन बाद में उनको ये पता चलता है कि उन्होंने देखा कि अरे उनको लगता है कि ये है या नहीं है, इसको उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, जिसके कारण हो सकता है कि उनका आंसर जो है वो गलत हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, कंप्यूटर है या कंप्यूटर नहीं है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद फिर ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक में से कौन सा एक कंप्यूटर नहीं है। तो पहले ही मैंने बताया लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब कंप्यूटर हैं और क्रोमबुक भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं डिटेल में, इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से। गूगल क्रोम की अगर हम बात करें तो गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। ठीक है, गूगल क्रोम क्या होता है, तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र क्या करता है, तो ये जो ब्राउज़र है ये क्या करेगा, तो जनरली क्या होता है भाई, ब्राउज़र का काम क्या होता है, ब्राउज़र का काम ये है कि डाउनलोडिंग करना, अपलोडिंग करना, या फिर क्या किया जाता है कि आप वेब पेज का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। जबकि अगर हम क्रोम की बात करें तो क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्रोम एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि क्रोम बुक की बात करें तो क्रोम बुक एक क्या है, वो एक लैपटॉप की तरह एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्रोम बुक कहते हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र है,
ठीक है, जिसका यूज डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ब्राउजिंग या वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। जबकि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि विंडोज़ या फिर और भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, तो वैसे क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि क्रोम बुक एक कंप्यूटर है। तो ये तीनों ही जो हैं वो कंप्यूटर हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा सभी क्या हैं, कंप्यूटर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो केवल मापन का कार्य कर सकता है, तो ऐसा कंप्यूटर जो केवल मापन यानी कि मेजरमेंट का काम करता है उसको क्या कहा जाता है? तो मेजरमेंट का काम करने वाले कंप्यूटर को हमने पहले ही पढ़ा है कि एनालॉग कहा जाता है इसको, जो केवल चीज़ों को नापने का यानी कि मेजरमेंट का काम करता है तो उसको कहा जाता है एनालॉग। अब अगर बात करते हैं डिजिटल की, तो कौन सा कंप्यूटर 0 तथा 1 में सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है? तो ये डिजिटल होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि हमको अगर किसी चीज़ को अच्छे से समझना है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में हमको जानना होगा या समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर किसी भी चीज़ को जब स्टोर करता है, जैसे कि आपके पास कोई गाना है, कोई वीडियो है, कोई फाइल है, ठीक है, कोई फोटो है, तो आप जब उस फोटो को, वीडियो को या किसी भी चीज़ को जो कंप्यूटर में आप स्टोर करना चाहते हैं, फोटो, वीडियो या कोई फाइल हो, तो वो फाइल आप जब स्टोर करते हैं अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता। शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0-1 की भाषा बोलते हैं, ठीक है, 1-0 की भाषा या 0-1 की भाषा, जिसको बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करता है 0 और 1 की भाषा में, और वो अपनी मेमोरी के अंदर फिर उसको जा करके स्टोर कर देता है। तो वहाँ पर जब स्टोर होती है चीज़ें, तो वो केवल 1010 के फॉर्मेट में होती है। इस 10 के फॉर्मेट को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या कभी कभी इसको डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये जो 1 और 0 है, इसको अगर अलग अलग करके पढ़ें तो इसको कहा जाता है बिट, BIT, बिट। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1010, तो यहाँ पर हम इसको 4 बिट बोलेंगे। 1 एक बिट है, 0 भी एक बिट है, फिर 1 एक बिट है, फिर 0 भी एक बिट है। 1000 लिखा है तो वो भी 4 बिट हुआ, मतलब 1 को भी एक बिट माना जाता है और 0 को भी एक बिट माना जाता है। तो कोई भी चीज़ जब कंप्यूटर में स्टोर होती है, भले ही वो कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, कुछ भी हो, ठीक है, जैसे कि वीडियो हो, ऑडियो हो या कोई फाइल हो, तो वो सभी चीज़ें स्टोर होती है कैसे, 1 और 0 के फॉर्मेट में। अब ये जो 1 और 0 का फॉर्मेट होता है, तो इस 1 और 0 के फॉर्मेट को अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये 1 और 0 ही क्या कहे जाते हैं, बिट। दूसरी एक और चीज़ समझने वाली है कि बिट जो होता है, वो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट भी है, यानी कि सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर में जो बिट है वो सबसे छोटी इकाई है। अब छोटी इकाई मतलब कैसे, अगर आप 4 बिट को मिला देते हैं तो एक निबल बनता है, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि 2 निबल या 8 बिट को मिला करके एक बाइट बनता है। अगर इसके आगे की मेमोरी की बात करें तो बिट या निबल के बाद हम देखते हैं तो बाइट होता है, फिर केबी यानी कि किलो बाइट, फिर एमबी यानी कि मेगाबाइट, और उसके बाद जीबी यानी कि गीगाबाइट, टीबी यानी कि टेराबाइट, इसी प्रकार से और मेमोरी की यूनिट आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि डिजिटल क्या है। तो बाइनरी, डिजिटल, मशीन लैंग्वेज, ये 10 की भाषा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के गुण रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एनालॉग मतलब जो नापने का काम करता है, डिजिटल मतलब जो कैलकुलेशन करता है। तो हमने देखा है कि दोनों को अगर मिला देते हैं तो जो कंप्यूटर बनता है जो दोनों के गुण रखता है उसको कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है PDP-8 कौन सा कंप्यूटर है? तो जो PDP-8 होता है, PDP-8 जो कंप्यूटर है उसको कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि PDP-8 कौन सा कंप्यूटर है, तो मिनी कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको डाला है। तो ध्यान रखिएगा कि PDP-8 एक मिनी कंप्यूटर है। अगर आपसे पूछे कि PDP-8 कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो आप वहाँ पर बोलेंगे मिनी कंप्यूटर। और अधिक जानकारी अगर हम लोग लें तो PDP-8 नामक मिनी कंप्यूटर को DEC नामक कॉरपोरेशन या कंपनी ने बनाया था। DEC का पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था ये तो हम देखने ही वाले हैं यहाँ पर, लेकिन उससे संबंधित और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहले देखते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये था परम 8000। तो अगर पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है तो इसका आंसर होगा परम 8000। ठीक है, अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इसको बनाया किसने, तो एक सीडेक नामक संस्था है जिसने इसको बनाया है। ठीक है, किसने बनाया इसको, सीडेक ने बनाया है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि परम और कैसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो सीडेक जब कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाती है तो वो क्या करती है, जनरली वो सभी सुपर कंप्यूटर्स का जो हेडिंग होता है यानी कि उसके स्टार्टिंग पे जो नाम होता है वो परम रखती है। जैसे कि परम 8000 जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर लिया जा रहा है भारत का, और परम 10000, परम ईशान, परम शिवाय और भी काफी सारे हैं। तो सभी के सामने आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, परम। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का एक प्रश्न निकल के आ सकता है एग्जाम में, जहाँ ये पूछा जा सकता है कि परम श्रृंखला यानी कि परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो कौन बनाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सीडेक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परम एक कंप्यूटर नहीं, परम नाम से क्या है काफी सारे कंप्यूटर्स बनाते हैं वो, तो इसीलिए परम सीरीज बन जाती है। सबके सामने परम परम लिख देते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है कि परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है पूछा जाएगा, तो आप वहां पर सही आंसर लगा सकते हैं सीडेक को। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो एक अनुपम सीरीज के भी सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, तो ये बार्क बनाता है। बार्क का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है भारत का, ये पूछा गया तो परम 8000। दूसरा यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, तो सीडेक, आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वर्तमान की अगर बात करें 2019, ठीक है, तो तक विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो मैंने पहले ही आपको ये चीज बता दी है। 2019 या 2020 की भी अगर हम बात कर लें अभी, तो वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है समिट। समिट जो सुपर कंप्यूटर है वो यूएसए का है यानी कि अमेरिका का है, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है आईबीएम। आईबीएम नाम आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, विश्व का वर्तमान की स्थिति में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है समिट, और ये जो है यूएसए का है और इसको आईबीएम कंपनी ने बनाया है, और आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन से सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जो कि बदलते रहते हैं और कम या अधिक होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन सा सिग्नल है जो बदलते रहेंगे और कम या अधिक होते रहेंगे, तो उसको कहा जाता है एनालॉग सिग्नल। अब पहले मैं आपको एक चीज और अच्छे से समझा दूं, यहाँ भी कुछ समझने वाली चीजें आ गई है, तो देखिए और समझिए चीजों को कि एनालॉग अगर सिग्नल की बात करें तो हमको यहाँ दो चीजें जानना जरूरी हो जाता है, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एनालॉग या डिजिटल सिग्नल की। तो देखिए एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जो बदलते रहते हैं और कम या अधिक होते हैं। एक साधारण सा एग्जांपल अगर हम लें तो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आप ये समझ लीजिए जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ या मेरी जो वॉइस है, ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये एकदम ऐसा नहीं है कि आवाज आ रही है तो उसी नोट पर आवाज आ रही है, थोड़ी भी कम ज्यादा नहीं हो रही है, या ऐसा नहीं है कि आ रही है फिर एकदम ही नहीं आ रही है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है आवाज में कि मैं एक फिक्स उसमें आवाज को बोल रहा हूँ कि एक रेंज है, उसी रेंज पर मेरी आवाज चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी आवाज थोड़ी सी तेज हो जा रही है, कभी आवाज थोड़ी सी कम हो जा रही है, कभी आवाज में बोलना बंद भी कर दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, जो आवाज आ रही है वो क्या है, वो उससे आप समझ सकते हैं एनालॉग सिग्नल को। तो वॉइस के फॉर्मेट में जो सिग्नल हमारे पास है वो क्या है, वो हम बोल सकते हैं एनालॉग। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये बदलते रहते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, विभिन्नता आती है, कभी ये कम होंगे, कभी ये ज्यादा होंगे,
ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल। अब अगर मैं तो वॉइस को आप समझ सकते हैं बहुत सरल से एग्जांपल के रूप में कि वॉइस क्या हो गया, आपका एनालॉग सिग्नल हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब विभिन्नताएं आती हैं इसमें, वेरिएशंस बदलता रहता है ये। और अगर हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, दो ही अवस्थाएं होती है, या तो वो आ रहा है ऑन है, या फिर वो नहीं आ रहा है। अगर मैं बहुत ही साधारण सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो आप अपने घर के स्विच बोर्ड को ले सकते हैं। ठीक है, आप एक स्विच बोर्ड को देखिए, उस स्विच बोर्ड में अगर आपने बटन को ऑन करके रखा है, ठीक है, तो लाइट या पंखे जिसका भी बटन आपने ऑन किया है, तो करंट आ रहा है और वो लाइट जल रही है, यानी कि लाइट जो है ऑन हो जा रही है। ठीक है, और अगर आप उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही बटन को ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट ऑन है तो वहां पर सिग्नल 1 है, मतलब वो करंट उसमें पास हो रहा है, जा रहा है। अगर बटन आपने ऑफ कर दिया तो करंट पास नहीं हो रहा है, यानी कि वो 0 हो गया। तो यहाँ पर तीसरी कोई कंडीशन नहीं आती है, अगर लो वोल्टेज भी है या हाई वोल्टेज भी है तो भी करंट तो आ ही रहा है। ऐसा तो नहीं कि करंट नहीं आ रहा है, मतलब वो 1 की कंडीशन पर है। तो अगर किसी जगह पे सिग्नल 1 होता है या फिर 0 होता है, तो वो दो ही चीजें हैं, 1 के फॉर्मेट में होगा या फिर वो किसके फॉर्मेट में होगा, 0 के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पर दो सिग्नल आते हैं, या तो 1 और दूसरा क्या हो जाता है, 0। तो दो कंडीशंस पर होते हैं डिजिटल सिग्नल, 1 और 0। ठीक है, देखिए ये समझाने के पीछे रीजन था क्योंकि इसके 20 से क्वेश्चन निकल जाते हैं कई बार, और 20 से क्वेश्चन निकलते हैं तो क्या होता है, स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक टॉपिक पढ़, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भाई जो बदलते रहते हैं वो एनालॉग सिग्नल है, और बाद में अगर उससे संबंधित कोई बीच का प्रश्न पूछ लिया तो अगर उनसे नहीं बनता है तो फिर ये हो जाता है भाई पढ़े भी और ये तो नया टाइप का पूछ लिया। नया नहीं है, डिटेल में पढ़ने से आपसे ये हो जाता है कि आप उससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऐसा बोला कि ध्वनि के रूप में कौन सा सिग्नल को माना जाता है। अब आप बोल सकते हैं भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ एनालॉग सिग्नल। क्यों, क्योंकि आप एक बार समझ चुके हैं कि साउंड वेव के फॉर्मेट में जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर एनालॉग सिग्नल को ऐसा पूछ लिया जाता है, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कोई बहुत बोलेगा यार ये क्या आ गया, टेलीफोन लाइन में कौन सा सिग्नल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन में कौन सा सिग्नल का यूज करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, टेलीफोन लाइन में क्या जाती है भाई, तो टेलीफोन लाइन में क्या जाती है, वॉइस जाती है। तो वॉइस के रूप में जो सिग्नल जा रहा है वो क्या है, तो आप बोल सकते हैं हाँ ये तो एनालॉग सिग्नल है। तो इस तरीके से समझ के आप चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में क्या है, देखिए तो एनालॉग सिग्नल जैसा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम या ज्यादा हो रहा है। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो ज्यादा से कम में अगर आता है तो वो धीरे 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 होते हुए कम में आता है, फिर धीरे 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 फिर ज्यादा होता है। जबकि डिजिटल सिग्नल अगर होता है तो वो क्या है, वो या तो 1 के फॉर्मेट में है या फिर वो क्या है, 0 के फॉर्मेट में, मतलब या तो वो ऑन रहेगा या फिर वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो वो हो जाता है कौन सा सिग्नल, वो हो जाता है डिजिटल सिग्नल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1 सेकंड में भेजी जाने वाली बिट की संख्या को क्या कहा जाता है। तो देखिए 1 सेकंड में जितना बिट हमने देखा था 1 और 0 को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिट बोल रहे हैं, जो सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी की। तो 1 सेकंड में जो बिट की संख्या ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं बिट रेट कहते हैं। 1 सेकंड में जितना बिट भेजा जा सकता है वो कहा जाता है बिट रेट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पहले ही हमने पढ़ा है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है, जो साधारण कामों में या विशेष कामों में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में परम श्रृंखला के कौन से सुपर कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान रखिए कि 2019 में परम श्रृंखला जो कि सीडेक बनाता है, तो 2019 में परम श्रृंखला के एक सुपर कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम है परम शिवाय। ठीक है, तो 2019 में परम श्रृंखला के कौन से सुपर कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया है, तो जिसका नाम है परम शिवाय। एक क्वेश्चन और इससे बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया था। तो परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा परम श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्या दिया है। परम 10,000, परम युवा 1, परम ईशान, परम 1000। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ का नाम हमने दिया है। तो इसमें से परम 1000 जो है वो परम श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अनुपम श्रृंखला का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो अनुपम श्रृंखला का प्रथम सुपर कंप्यूटर था अनुपम 860/4। ठीक है, अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगले प्रश्न में आते हैं, वर्तमान 2019 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें 2019 की, तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है भारत का, तो वह है प्रत्युष। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 2-3 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बोला जाए तो वो समिट है, जो कि यूएसए का है, आईबीएम के द्वारा बनाया गया। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में पूछा जाए तो आप वहां पर बताएंगे कि वो है प्रत्युष। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए विशेष रूप से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसानों के लिए जो मौसम की जानकारी है, जिससे किसानों की फसल अच्छे से हो सके, खेती में उनको लाभ हो सके, तो इसके लिए विशेष रूप से एक सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है जिसका नाम मिहिर है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में प्रत्युष है, जबकि किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर का नाम मिहिर है। अब सागा 220 सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये इसरो के द्वारा बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन आता है कि आदित्य सुपर कंप्यूटर किसने बनाया। तो आदित्य सुपर कंप्यूटर को IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी ने बनाया है। ठीक है, तो ये तो सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न हुए। अब कुछ अलग टॉपिक देखते हैं कि कंप्यूटर का यूज और कहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जो मेमोरी होती है, उससे अगर हम किसी फाइल को मिटा देते हैं या किसी फोल्डर को मिटा देते हैं तो वो कहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सी जानकारी दे दूं कि हार्ड डिस्क क्या है। तो देखिए, हार्ड डिस्क जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि एक साधारण भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे कि हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जिसमें ही हम सभी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, जिसका नाम हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क एक मेमोरी होती है। अगर और साधारण एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप अगर सिमिलैरिटी देखना चाहें तो आप अपने फ़ोन को समझ सकते हैं एग्जांपल लेकर के, कि जैसे आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज दिया जाता है, ठीक वैसे ही आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगी होती है। और उस हार्ड डिस्क को चेंज भी हालांकि किया जा सकता है, लेकिन वो हार्ड डिस्क में ही ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारी सभी फाइल्स जाकर के स्टोर होती हैं। चाहे तो हम कोई सेकेंडरी मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड या अदर कोई मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले से जो लगा होता है मेमोरी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी फाइल्स हम रखते हैं, फाइल फोल्डर, वो होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए मैंने पहले ही बोला, आप अपने फ़ोन की इंटरनल मेमोरी के रूप में भी चाहें तो इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम हार्ड डिस्क से किसी फाइल को मिटा देते हैं या किसी फोल्डर को मिटा देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो जैसे कि क्या होता है, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपके घर में अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको उठा के अपने घर के डस्टबिन में डाल सकते हैं। अगर आपको बाद में लगता है कि आपने को वो चीज़ की आवश्यकता दोबारा है और आपने उसको बाहर नहीं फेंका है, तो आप डस्टबिन से उसको उठा सकते हैं और डस्टबिन से निकाल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, कंप्यूटर में भी एक डस्टबिन की तरह, समझने के लिए मैं डस्टबिन बोल रहा हूँ, डस्टबिन की तरह एक काम करने वाला ऑप्शन होता है जिसका नाम रिसाइकल बिन है। तो जब किसी फाइल या फोल्डर की आवश्यकता हमको नहीं होती है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको डिलीट करने के बाद अपने रिसाइकल बिन में स्टोर कर लेता है और बाद में हम उसको वहां से वापस भी निकाल सकते हैं। इसको वापस निकालने की प्रोसेस जो है उसको रीस्टोर कहा जाता है। तो रिसाइकल बिन कुछ इस तरीके का हमको दिखाई देता है कंप्यूटर में, जहां पर हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं जब उनको हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिटाया जाता है।
अब रिसाइकल बिन से फाइल या फोल्डर को मिटाने के बाद उसे वापस उसी स्थान पर लाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको मैंने पहले बोला था रीस्टोर कहा जाता है, जिससे वो उसी स्थान पर वापस आ जाती है जहां से उसको मिटाया गया था। फॉर एग्जांपल आपने किसी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप से मिटाया है और अगर आप रिसाइकल बिन में जाकर के उसको रीस्टोर करते हैं, तो रिसाइकल बिन में अगर आप रीस्टोर करेंगे तो वापस वो डेस्कटॉप पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिटाई गई फाइल तथा फोल्डर रिसाइकल बिन में कब नहीं जाती है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ पहले ही कि अगर आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव का यूज करते हैं जैसे पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड और उससे आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क से डिलीट करने पर भी आपको रिसाइकल बिन में नहीं डालना है तो उसके एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का यूज करते हैं तो आपके द्वारा जो मिटाई गई डिलीट की गई फाइल और फोल्डर है वो रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर नहीं होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट उसको सेलेक्ट करने के बाद करना होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ईसीएस का पूरा नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ईसीएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ कि ये क्या होता है। एक तरीके से जैसे हम इंस्टॉलमेंट में किसी चीज को पे करना चाहते हैं या आप इंस्टॉलमेंट में किसी चीज का प्रोसेस जैसे होता है, जैसे बैंक के माध्यम से एक तरीके से हम समझने के लिए पूछ सकते हैं कि कोई बैंक है तो उससे क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है मंथली। भाई कोई सामान आपने खरीदा उसका इंस्टॉलमेंट क्या होता रहेगा, माइनस होता रहेगा इतना इतना पैसा और इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरीके से हम ईसीएस को इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर को कहा जाता है और बेंगलोर जो है वो आईटी के लिए यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तो इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर डीआरडीओ के द्वारा मेडिकल इमेजिंग के लिए बनाया गया है। तो देखिए, मेडिकल इमेजिंग के लिए डीआरडीओ के द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम अनामिका है। तो आप के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये डाला है, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ के द्वारा मेडिकल इमेजिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर का नाम है अनामिका। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर में पावर सप्लाई को सुचारू रूप से यानी कि कंटिन्यूस चलते रहे वो उसके लिए कौन सा यंत्र यानी कि मशीन उपयोग की जाती है। तो ये है यूपीएस। अब यूपीएस क्या है। तो देखिए, यूपीएस एक ऐसी मशीन होती है, बहुत कॉमन मशीन है, सभी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो यूपीएस क्या होता है, जैसे कि घरों में इन्वर्टर लगा होता है, तो इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर बैटरी से चार्ज होता रहता है। जब कभी आपके घर में बिजली चली जाती है, लाइट ऑफ हो जाती है, करंट आना बंद हो जाता है, तो वहां पर वो इन्वर्टर की बैटरी से लाइट्स ऑन हो जाती है। ठीक वही कॉन्सेप्ट इसमें आता है। ये इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है जो कि चार्ज होती रहती है और इससे कनेक्ट होता है आपका सिस्टम। तो अगर कभी लाइट ऑफ हो जाती है तो भी ये सिस्टम को ऑफ नहीं होने देता और इससे आपके कंप्यूटर में तब तक पावर सप्लाई आती रहती है जब तक इसकी बैटरी का पावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो किसी प्रक्रिया को समझने तथा उसका हल ढूंढने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर में अगर हम बात करें कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई समस्या अगर आती है तो उस काम को करने से पहले क्या करते हैं, उसका एक एल्गोरिदम तैयार कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर एल्गोरिदम है। अब अगर बात की जाए कि भाई एल्गोरिदम होता क्या है, तो एल्गोरिदम मतलब ये होता है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो पहले क्या करना है, फिर सेकंड उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, तो फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक पूरे स्टेप्स को हम लोग लिख देते हैं। तो आगे चल के अगर मान लीजिए कभी कुछ प्रॉब्लम आती है या हमको समझना है कि वो प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो समझना बहुत आसान हो जाता है इसको। तो मेन क्या होता है कि ये जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिख करके बनाया जाता है जिससे कि किसी चीज़ को समझना बहुत सरल हो जाए और आसानी से उसको समझा जा सके या उसको आसानी से यूज़ किया जा सके। ठीक है,
फिर किसी प्रक्रिया का चित्रित रूपांतरण, मतलब अगर ये बोला जाए कि एक तरीके से एल्गोरिदम ही है, उसको चित्र के रूप में दर्शाना है तो उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। समझने के लिए हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट में क्या होता है, जैसा कोई काम हो रहा है, मतलब जैसा उसका स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम है, ठीक है। जैसे कोई चीज मान लो कि एक एल्गोरिदम को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, भले ही एल्गोरिदम का एग्जांपल हम नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे आप अपने घर से अपने कॉलेज या अपने स्कूल अगर जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ बना के रखेंगे कि भाई मैं घर से बाहर निकलूंगा, फिर मैं रोड पर जाऊंगा, फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा, फिर मैं उसके बाद रोड पे किस डायरेक्शन से होते हुए अपने कॉलेज पहुंचूंगा, फिर वहाँ पढ़ाई करूंगा, फिर वापस आऊंगा। ऐसा करके आप एक पूरा सीक्वेंस बना के रखते हैं अपने दिमाग में, तो आपने एक एल्गोरिदम डिजाइन करके रखा है कि वो काम कैसे होगा। तो अगर उसी एल्गोरिदम को या उसी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम एक चित्र के फॉर्मेट में रख देते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं उनके फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। हालांकि फ्लो चार्ट में हर चीज़ का अलग अलग सिंबल होता है, इनपुट के लिए अलग है, आउटपुट के लिए अलग है, प्रोसेस के लिए अलग है, डिसीजन मेकिंग के लिए अलग है। तो ये सब चीज़ें फ्लो चार्ट कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज को किस में रखा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो भाषा हम ये बोल सकते हैं 01 की जो भाषा होती है उसको भी हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसको फर्स्ट GL यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में रखा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज को। पब्लिक तथा प्राइवेट की का उपयोग करके किसमें पहचान को प्रामाणिकता के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मतलब ये है कि ये इसका सही आंसर डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि आजकल अधिकतर डॉक्यूमेंट जो है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन होने के कारण क्या होता है, ये कैसे कंफर्म हो कि वो डॉक्यूमेंट सही है या सही नहीं है, तो इसके लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। ये जो है प्राइवेट पब्लिक की के माध्यम से एक तरीके से उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है कि भाई वो डॉक्यूमेंट या जो फाइल है वो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा अगर सुरक्षित है, मतलब वो सही है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर किसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कौन यह दर्शाता है कि इनपुट के अनुसार ही आउटपुट निर्धारित होता है। तो अगर हम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर गीगो नाम का एक टॉपिक आता है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। गार्बेज का क्या मतलब है, गार्बेज का मतलब होता है कि अनयूज्ड चीजें, सिंपल भाषा में आप एक तरीके से कचरा भी बोल सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप गार्बेज दोगे यानी कि आप गलत चीजें दोगे तो आपको आउटपुट में भी क्या होगा, गलत मिलेगा। तो गार्बेज इन होगा तो गार्बेज ही क्या होगा, आउटपुट होगा। इसका मतलब है कंप्यूटर को जैसा इनपुट दिया जाता है वो उसी के अनुसार उसका आउटपुट देता है। सही इनपुट होगा तो सही आउटपुट, गलत इनपुट होगा तो गलत आउटपुट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, CCD तकनीक का पूरा नाम क्या है। तो CCD तकनीक का पूरा नाम है चार्ज कपल्ड डिवाइस। आपको मैं ये बता दूं कि CCD क्या है। तो CCD एक स्कैनिंग की एक टेक्निक है। जब किसी चीज को स्कैन किया जाता है तो वहां पर ये काम में आती है। तो CCD का फुल फॉर्म होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस। अब एक काम करते हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि अगर इनसे संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग कि लैपटॉप कौन सा कंप्यूटर है। तो लैपटॉप क्या एक माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। तो लैपटॉप क्या है, ये एक माइक्रो कंप्यूटर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या क्रोमबुक। पहले हमने पढ़ा कि डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है, लैपटॉप भी है और क्रोमबुक भी, मतलब इसका सही आंसर है ये सभी कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन आता है, ऐसा कंप्यूटर जो केवल मापन का कार्य कर सकता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो केवल मापने यानी कि मेजरमेंट का काम करता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिला हुआ रूप रहता है। कौन सा कंप्यूटर 0 तथा 1 में सूचनाओं को स्टोर कर सकता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर है, इसमें 0 और 1 के फॉर्मेट में चीजें सेव होती है। एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल दोनों के गुण रखने वाला हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, ये भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PDP-8 कौन सा कंप्यूटर है। तो हमने पढ़ा है कि ये एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि इसको किसने बनाया था, DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमॉन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर,
जिसमें एक साथ कई प्रोसेस चल सकती हैं। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है, जिसे सीडेक कंपनी ने बनाया था। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर जो है वो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो 2020 वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है समित। ठीक है, ये यूएसए का है और इसको आईबीएम कंपनी ने बनाया है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर समित वर्तमान की स्थिति में। समित सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? तो पहले हमने देखा आईबीएम कंपनी ने बनाया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से सिग्नल बदलते रहते हैं और कम या अधिक होते हैं? तो हमने देखा था एनालॉग सिग्नल बदलते रहते हैं और कम या अधिक होते हैं। ध्वनि के रूप में कौन सा सिग्नल माना जा सकता है? तो एनालॉग सिग्नल ध्वनि के रूप में होता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल का प्रयोग होता है, क्योंकि ये वॉइस के फॉर्मेट में है इसीलिए। कौन से सिग्नल की केवल दो अवस्थाएं हो सकती है? तो देखिए हमने बताया था कि दो अवस्थाओं का मतलब है एक 1 और एक 0, तीसरी कोई भी कंडीशन नहीं आती है, तो ये होता है डिजिटल में। तो डिजिटल में दो अवस्थाएं हो सकती है 1 और 0। एक सेकंड में भेजी जाने वाली बिट की संख्या क्या कही जाती है? तो इसको कहा जाता है बिट रेट। उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो दो होते हैं कंप्यूटर के प्रकार, एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। 2019 में परम श्रृंखला का कौन सा सुपर कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया? तो परम शिवाय को लॉन्च किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इनमें से कौन सा परम श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो परम 10,000, परम युवा 2, परम ईशान और परम 1000 में से परम 1000 सुपर कंप्यूटर नहीं है। अनुपम श्रृंखला का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है अनुपम 860/4। वर्तमान 2020 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का बोला, इसीलिए इसका सही आंसर है प्रत्युष। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए विशेष रूप से कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है? तो वो है मिहिर। सागा 220 सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। आदित्य सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है? IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिटाई गई फाइल या फोल्डर कहाँ रखे जाते हैं? तो ये रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिसाइकल बिन में फाइल या फोल्डर को वापस उसी जगह पर लाने को क्या कहा जाता है जिस स्थान से इसको मिटाया गया था? तो इसको कहा जाता है रीस्टोर। रीस्टोर यानी कि वापस स्टोर कर देना। और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिटाई गई फाइल तथा फोल्डर रिसाइकल बिन में कब नहीं रखी जाती? तो जब इसको शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा मिटाया जाता है सेलेक्ट करने के बाद। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ECS का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है, ECS। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। कंप्यूटर में पावर सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्रिया को समझने या उसका हल ढूंढने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसे कहा जाता है एल्गोरिदम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को लिखना जिससे समझना और उसकी समस्या का हल ढूंढना आसान हो जाता है। कौन यह दर्शाता है कि इनपुट के अनुसार ही आउटपुट होता है? तो इसका सही आंसर है गीगो, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा इनपुट होगा उसी के अनुसार उसका आउटपुट भी प्राप्त होगा। और लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, CCD तकनीक का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही पूरा नाम है चार्ज कपल्ड डिवाइस। ये एक स्कैनिंग टेक्निक है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कंप्यूटर के उपयोग का पार्ट 2 देखा। इसके पहले वीडियो में हमने कंप्यूटर के उपयोग के टॉपिक का पार्ट 1 देखा है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियोस आगे आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कंप्यूटर के प्रमुख भागों के बारे में, जिसमें कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर
ग्राफिक कार्ड के बारे में हो गया, या फिर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, या और भी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में रखा है, ताकि आप क्वेश्चन समझ सकें, लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें और चीज़ों को समझ भी सकें। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियोस भी देखने हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो साथ में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और अगर आपको जानकारी चाहिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, तो आप प्ले स्टोर से चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको ये वीडियोस के साथ साथ PDF नोट्स भी वहां पर अदर सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे आपको। PDF नोट्स, साथ में ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा दी गई है, तो वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो रहेगा कंप्यूटर के प्रमुख भाग। थैंक यू।